ईंटें, मनके और अस्थियां, ऐसा भी शीर्षक और ऐसा भी नाम किसी सभ्यता को दिया जाना। आखिर इस शीर्षक के पीछे कारण क्या है? ईंटें, मनके और अस्थियां जैसा बताते हैं, स्पष्ट करते हैं नाम से, ये शायद उस सभ्यता की पहचान है और इसीलिए हमें पुरातात्विक चीज़ों का अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ती है जब हम बहुत पुराने काल की चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता एक अत्यधिक पुरानी सभ्यता थी। आप जैसा देखेंगे, इसकी खोज स्वयं में एक अजूबा थी। सिंधु घाटी की खोज और उसका इतिहास, खोज स्वयं में एक अजूबा, जैसा मैंने कहा। 1921 में, यानी आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व ही, इस सभ्यता की जानकारी आधुनिक विश्व को मिली। दयाराम साहनी, जो एक भारतीय पुरातात्विक विभाग के सज्जन थे, उन्होंने मॉन्टेगोमरी, पाकिस्तान में कुछ अवशेष देखे, खुदाई के दौरान कुछ चीज़ें पाई और ऐसी संभावना जताई कि यह किसी सभ्यता का प्रतीक है, चिन्ह है। उसी प्रकार राखलदास बैनर्जी, जो एक अन्य व्यक्ति थे, अन्य पुरातत्व शास्त्री थे, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की चीज़ें मोहनजोदारो में पाई और वहाँ से शुरू हुआ उत्खनन और उसके बाद एक पूरी नई सभ्यता की जानकारी विश्व को मिली। एक ऐसी सभ्यता जो अत्यधिक पुरानी है, लेकिन जितनी वो पुरानी है उससे ज़्यादा आश्चर्य इस बात का है कि अपनी जीवन शैली में वहाँ के जो चिन्ह दिखते हैं उससे ऐसा लगता है कि सभ्यता उतनी ही आधुनिक थी। तो दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी, इनकी खोज ने भारत के इतिहास को कई हजार साल पीछे खींच दिया। कनिंघम, जो स्वयं एक ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री थे, उन्होंने कुछ चीज़ें अवश्य पाई थी और खोजी थी। कुछ मुहर उनको मिले थे उस क्षेत्र में जहाँ की मैं बात करूँगा या कर रहा हूँ, लेकिन उनको ये कतई अंदाज नहीं था कि ये मोहरें या ये ईंटें या उनके द्वारा निकाली गई, उत्खनन की गई ये चीज़ें कुछ ऐसी नए इतिहास को जन्म देंगी जो आज अमर हो चुका है। और कनिंघम के द्वारा किए गए उत्खनन का कोई विशेष महत्व नहीं रहा। श्रेय जाता है दयाराम साहनी को, श्रेय जाता है राखलदास बैनर्जी को। आखिर ये सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहलाती है? सिंधु घाटी की सभ्यता, कारण स्पष्ट है। जैसा आप नक्शे में देखेंगे कि सिंधु घाटी के आसपास जो मैंने दो नगरों के नाम लिए, यानी हड़प्पा और मोहनजोदारो, वे इसके आसपास स्थित हैं और ऐसा परिलक्षित हुआ प्रारंभ में कि शायद यह सभ्यता वहीं तक सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे खुदाई होती गई, जैसे जैसे पुरातत्व विभाग की नज़र उस पर पड़ने लगी और नए नए क्षेत्रों में उत्खनन हुए, तो मालूम हुआ कि कश्मीर से लेकर नर्मदा तक और यहाँ बलूचिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर लगभग उत्तर प्रदेश के आलमगीर जिले तक, यहाँ तक इस सभ्यता का क्षेत्र फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम 1800 किलोमीटर और 1100 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी सभ्यता रही होगी। इसे सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्या इतने बड़े क्षेत्र में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, दो तीन अलग अलग सभ्यताएं तो नहीं थी? ऐसी बात भी हो सकती है। दो तीन अलग अलग काल की सभ्यताएं तो नहीं थी? ऐसी बात भी हो सकती है। लेकिन ये प्रामाणिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें बहुत सी समानताएं हैं। कश्मीर में मिली हुई
ईंटें, बर्तन, कुछ चीज़ें जो लिपि में हैं उनकी, वे काफ़ी कुछ नर्मदा से मिली हुई चीज़ों से मिलती हैं। उसी प्रकार पूर्व में गुजरात या ईरान के पास जो ईरान के पास जो एक क्षेत्र मिला है और यहाँ आलमगीर, यहाँ पे कुछ समानताएं हैं। इन समानताओं को लेकर यह विश्वास है, यह मत है कि यह एक ही सभ्यता थी। और चूंकि यह सभ्यता का केंद्र बिंदु सिंधु नदी था, हड़प्पा, मोहनजोदारो जो उसके आसपास स्थित थे और जहाँ शुरुआती दौर में खोज हुई, इसलिए उसे सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया। वास्तव में इसका क्षेत्र, इसका दायरा बहुत बड़ा है। सिंधु घाटी की सभ्यता को 3 कालों में बांटा जा सकता है। पहला 3500 से लेकर 1900, दूसरा 1900 से लेकर करीब 1600, और तीसरा उसके बाद आप आते हैं 1600 से 1100। ख्याल रखें, आपको यह जानना चाहिए कि मैं ईस्वी पूर्व की बात कर रहा हूं। यानी ईस्वी पूर्व का अर्थ क्या है, थोड़ा सा हमको समझने की कोशिश करें। वर्तमान में 2020 चल रहा है, यानी हम मान के चलते हैं कि आज से 2020 वर्ष पूर्व जीसस क्राइस्ट का, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो जिस वर्ष, जिस क्षण उनका जन्म हुआ, उस क्षण या उस वर्ष को हम 0 वर्ष मान लें, तो उनके वर्ष से आज तक कितना काल गुजर चुका है? 2020 वर्ष गुजर चुके। अब क्राइस्ट जब पैदा हुए, उसके पहले के काल को हम कैसे जानें, उसके समय को हम कैसे जानें? तो क्राइस्ट से 10 वर्ष पूर्व यदि कोई पैदा हुआ तो उसे लिखा जाएगा 10 ईस्वी पूर्व। यदि कुछ घटना क्राइस्ट के पैदा होने के 2000 वर्ष पूर्व हुई तो उसे लिखा जाएगा 2000 ईस्वी पूर्व। दूसरी बात, 2000 ईस्वी पूर्व की घटना आज से कितनी पुरानी मानी जाएगी? 2000 ईस्वी पूर्व की घटना आज से कितनी पुरानी मानी जाएगी? तो इसके लिए आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना होगा। ईस्वी पूर्व के 2000 वर्ष और ईस्वी के बाद के, ईसा मसीह के बाद के 2020 वर्ष, तो 4020 वर्ष हुए। यह जानने के बाद कि ईस्वी पूर्व का अर्थ क्या है, मैं पुनः दोहराऊं, 3500 से 1900 इसका सबसे पुराना काल माना जाता है हड़प्पा की सभ्यता का, सिंधु घाटी की सभ्यता का। 1900 से 1600 दूसरा काल माना जाता है और 1600 से 1100 तीसरा काल। प्रश्न ये उठता है, 3500 के पूर्व और 1100 के बाद, ईस्वी के बाद क्या था? ऐसा माना जाता है कि ये जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका प्रारंभ, इसके जो सबसे पुराने पूर्वाचीन अवशेष मिले हैं वह लगभग 3500 वर्ष पूर्व के हैं, ईसा से 3500 वर्ष पूर्व। यानी वास्तव में 3500 वर्ष उस समय और 2000 वर्ष आज के, 5500 वर्ष पूर्व की सभ्यता की बात हम कर रहे हैं। उस समय के ईंटों की बात करेंगे, उस समय के मनकों की बात करेंगे और उस समय के अस्थियों की बात करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों की बात करने पर आपको मालूम होगा कि यह सभ्यता कैसी थी। और इन चीज़ों से, इन अवशेषों से हमें बहुत जानकारियाँ मिलती हैं, चाहे वे ईंट हों, चाहे मनके हों, चाहे अस्थियाँ हों, और भी कुछ बातें हम करेंगे। 3500 वर्ष पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व इसका प्रारंभिक काल माना जाता है और धीरे 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 इसका विकास होते गया, जो 1900 तक पूरा विकसित होने के बाद 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1600 ईस्वी पूर्व तक यह पूर्ण विकसित रूप में रहा। इसीलिए ये जो 300 वर्ष का काल है, 1900 ईस्वी पूर्व से 1600 ईस्वी पूर्व तक का, यह उसका सबसे परिपक्व काल
माना जाता है, सबसे परिपक्व काल माना जाता है। उसके बाद इस सभ्यता में ह्रास आया, गिरावट आई और धीरे धीरे 1100 ईस्वी पूर्व यानी जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 1100 वर्ष पहले यह सभ्यता पूर्ण रूपेण समाप्त मानी जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि 1100वें वर्ष में कुछ घटना हुई और एक साथ ये पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। इसका अर्थ ये है कि जो हमें अवशेष मिले हैं वे इस बात की ओर इशारा करते हैं, इंगित करते हैं कि इस दौरान लगभग इस समय होते होते सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी तरह समाप्त हो गई थी, समाप्त प्राय हो गई थी। इसका जैसा मैंने क्षेत्र बताया कि एक आप देखेंगे एक त्रिभुज के रूप में है, 1800 किलोमीटर और 1100 किलोमीटर उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में इसका, और इस प्रकार ये एक त्रिभुज के क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। त्रिभुज का क्षेत्र है कश्मीर से लेकर नर्मदा तक, बलूचिस्तान से लेकर मेरठ तक, मांडा कश्मीर में है, ऐसे सरकोतड्डा पाकिस्तान में देखिए, उसके अलावा हरप्पा सिंधु नदी में दिख रहा है, लोदल गुजरात, बनवाली हरियाणा और मरकान ईरान। तो ईरान तक हमारी सभ्यता थी। यह जानने के बाद कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कब हुई, किन लोगों का योगदान था, उसका क्षेत्रफल क्या था, दायरा क्या था और इसके शीर्षक इस तरह के क्यों हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या, आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता 6वीं, 7वीं, 8वीं हर कक्षाओं में आप देखेंगे यह अध्याय लगभग सभी बोर्ड में, सभी कक्षाओं में रहता है। एक बात और वह है कि यदि आप इस नक्शे को देखें तो सिंधु घाटी के पास जो मोहनजोदारो है, वह मोहनजोदारो एक तरीके से एक पूरी सभ्यता की धुरी है और हड़प्पा भी उसके निकट है। तो याद रखेंगे कि मोहनजोदारो शायद इनके बड़े शहरों में एक था और इसीलिए वह धुरी का था, वह केंद्रित था, एक तरीके से राजधानी जैसा उसको मान लिया जाए। और इस प्रकार वहाँ केंद्रित होने के कारण आप देखेंगे कि उसके आसपास कितने सारे अन्य ऐसे शहर खुदाई में मिले हैं जो हड़प्पा काल के माने जाते हैं और इस प्रकार उसका आपको घनत्व भी पता लग जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं विशेषताओं की ओर कि आखिर सिंधु घाटी की विशेषताएं क्या हैं। ये जानने के बाद कि सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्रफल क्या था, विशेषताएं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आखिर ये उसकी विशेषताएं हैं जो सिंधु घाटी की सभ्यता को इतना चर्चित बनाती हैं और हमारे भारत के इतिहास का ही नहीं, विश्व के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बनाती हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताओं की बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता उसकी थी नगर योजना, अर्थात नगर को कैसे बसाया जाए उसकी एक पूरी योजना बनती थी। और हमने पाया है उत्खनन के दौरान, पुरातात्विक तरीकों के उत्खनन के दौरान, कि जो शहर होते थे वो मुख्यतः दो भागों में बटे रहते थे। पश्चिमी भाग जो एक ऊंचा टीला होता था, एक तरीके से टीले के रूप में रहता था, और एक तरीके से वो किला होता था। वहाँ पर सारे शासकीय कार्यालय, उस समय के तथाकथित शासकीय कार्यालय और अन्य कार्य होते थे। और जो पूर्वी हिस्सा होता था, जो नीचे होता था, वह हिस्सा नगरीय इलाका होता था जहाँ जनता रहती थी। नगर की जो व्यवस्था थी वह कुछ इस तरह की थी कि पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से उसे बनाया गया था। कल्पना करिए, मैं बारंबार आपको इस बार की ओर इशारा करूंगा कि हम किस काल की बात कर रहे हैं। आपको उस काल तक जाना पड़ेगा उस काल की विशेषताओं को महसूस करने के लिए। जब पूरे विश्व के लोग नोमैडिक थे, पूरे विश्व में सभ्यता नाम की चीज़ नहीं थी, हमारे यहाँ नगर बनाए गए, और ऐसे नगर जो व्यवस्थित थे, जो योजनाबद्ध थे, जहाँ पर बाकायदा
पूरी तरह से यह परिभाषित किया गया था कि कार्यालयीन क्षेत्र कहाँ रहेंगे, निवासी लोग कहाँ रहेंगे। और तो और इस नगर योजना के साथ आपको बता दें कि जो सड़कें थी, सड़कों की चौड़ाई भी परिभाषित थी। जो मुख्य सड़कें होती थी वो बीच में काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी। उनकी लंबाई चौड़ाई की यदि बात करें तो एक तरीके से 60 फीट चौड़ी सड़कें होना वहाँ सामान्य बात थी। उसके अलावा ये सड़कें जो होती थी लगभग सीधी होती थी और समकोण पर कटती थी। ऐसा नहीं था कि सड़कें गोलाकार हों, किसी भी दिशा में जा रही हों, सब लगभग 90 डिग्री के एंगल पर कटती थी। तो नक्शे में आप देखेंगे कि जो सड़कें बनती थीं और जो सड़कें कटती थीं, जो कटी हुई सड़कें थीं वह उस तुलना में थोड़ी नैरो होती थी, थोड़ी छोटी होती थी। उसके अलावा उनमें सफाई की व्यवस्था भी रहती थी। उसके साथ साथ नालियां बनी होती थी, नालियों के साथ साथ उसमें मैन होल बने होते थे और इस तरह की पूरी व्यवस्था थी कि जो कचरा है उसको एक रेगुलर गैप के साथ, निश्चित दूरी के साथ उस कचरे को जो यहाँ वहाँ से इकट्ठे हुए हों उसको उसमें डाला जाता था। आज आप आज के विश्व की और भारत की तुलना करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वे लोग कितने आधुनिक थे और कितने सफाई परस्त थे। हाँ, जहाँ तक जो मुख्य सड़क है, ऐसा माना जाता है कि शायद वो राजपथ जैसा रहा होगा, मेन रोड रही होगी और उस मेन रोड के अलावा जो किनारे की सड़कें थीं वे छोटी थीं। नगर योजना के बाद दूसरी विशेषता पर हम आते हैं, वह है जल निकासी की व्यवस्था। जल निकासी कैसे? उसके लिए जैसा मैंने बताया, सड़कों के किनारे नालियां बनी होती थीं। नालियों का बाकायदा बहाव एक निश्चित दिशा की ओर रहता था, वे जाके मुख्य नालियों में मिलती थी और फिर पूरा पानी बाहर चला जाता था। हर मकान भी नालियों से जुड़ा होता था। तो यह एक बहुत सोचने की बात है कि उस समय के लोग इतने सफाई परस्त थे। इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब जल निकासी की व्यवस्था हो रही है और वेस्ट वाटर को बाहर भेजने की व्यवस्था हो रही है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय मोहनजोदारो में एक स्नानागार यानी स्विमिंग पूल भी मिला है। यह स्विमिंग पूल का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, इतना बड़ा है कि निश्चित रूप से इसे माना जा सकता है कि यह स्विमिंग पूल, यह स्नानागार किसी अनुष्ठान कार्य के लिए इसका उपयोग होता था। धार्मिक कार्यों के लिए, किसी अनुष्ठान के लिए और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए शायद यह स्नानागार का उपयोग होता था। स्नानागार में व्यवस्थित रूप से पानी के आने की और पानी के निकासी की व्यवस्था थी, जो उन नालियों में जाके जुड़ता था और उसके बाद वह पानी चला जाता था और कुएं से पानी इस स्विमिंग पूल पर, इस स्नानागार में आता था। ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि उस समय के लोग स्नानागार की कल्पना से वाकिफ थे और स्नानागार का उपयोग करते थे। ये स्नानागार मोहनजोदारो में जो मिला है, ये 39 फीट और 7 मीटर, 39 फीट लंबा, करीब 22 फीट चौड़ा और उसके अलावा करीब 8 फीट गहरा। 8 फीट की गहराई यानी अच्छी तरह से स्विमिंग करने के लिए पर्याप्त था। तो और ये पक्की ईंटों का और पत्थर का बना होता था, जिसमें बाकायदा पानी स्टोर रहता था। आप चित्र से बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको देखने से, जब खुदाई की गई तो देखने से स्पष्ट लगेगा कि यह स्विमिंग पूल ही रहा होगा। तीसरी विशेषता इसकी जो है वह है अन्नागार। अन्नागार यानी स्टोर हाउस, भोजन या खाद्य पदार्थों को रखने की जगह। अनाज की जब फसल होती है उसके बाद उसको काटा जाता है तो उसको रखने की व्यवस्था उस समय के लोगों को उसकी व्यवस्था करने का अंदाज था, उसकी व्यवस्था करने की जानकारी थी। और ऐसे बड़े बड़े अन्नगार
मिले हैं, साथ ही धान के कोठे भी मिले हैं जहां धान इकट्ठा किया जाता था। और जो धान के खोटे थे वो बाकायदा पंक्तिबद्ध तरीके से 6 कमरे एक ओर, बीच में रास्ता और 6 कमरे दूसरी ओर, इस प्रकार 12 कमरों का ऐसा कोठा धान का मिला है जहां पर माना जाता है कि धान इकट्ठा करके रखा जाता था, उसको स्टोर करते थे ताकि धान के बाद के सीज़न में उसका उपयोग किया जाए। और आज भी यह व्यवस्था आधुनिक भारत में बनी हुई है जहां अनाज को स्टोर करने के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अपनी सारी व्यवस्था करता है। तो ये जो आज की जो कल्पना है ये कोई नई नहीं थी, ये हमारे यहाँ सिंधु घाटी के समय से इस प्रकार के जो भोजन के रखने के लिए अन्नागार की व्यवस्था होती थी।